हेलो साथियों, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम यूरोप की कुछ इंपॉर्टेंट भौगोलिक विशेषताओं को मैप के माध्यम से देखने वाले हैं और उनको याद भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम यूरोप की कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं मैप पर ही। ये जो पीला कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है यूरोप महाद्वीप। इसके उत्तर में एक महासागर है, आर्कटिक महासागर। इसी प्रकार इसके पश्चिम में भी एक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और इसके दक्षिण में एक सागर है, भूमध्य सागर। ये जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है, ये पानी वाला हिस्सा है, ये है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर को क्रॉस करेंगे तो एक और महाद्वीप आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप के पूर्व की तरफ एक महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। तो यूरोप तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को क्रॉस करने के बाद आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के पूर्व की तरफ है एशिया महाद्वीप। इसके अलावा यूरोप के दक्षिण में कुछ और सागर भी है, जैसे कि ब्लैक सी, काला सागर और एक अजोव सागर। इसके अलावा इसके दक्षिण पूर्व में कैस्पियन सागर है, जो यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर है। अब हम यूरोप की कुछ इंपॉर्टेंट भौगोलिक विशेषताओं को देख लेते हैं। कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताओं को देखेंगे? सागर और झीलें, पठार, पर्वत, नदियां, मैदान और मरुस्थल। हालांकि यूरोप में कोई बड़ा पारंपरिक रेगिस्तान नहीं है, जैसे एशिया में थार का मरुस्थल है। हाँ, यूरोप में कुछ शुष्क क्षेत्र है, उनको हम मैप पर देख लेंगे। तो एक एक करके इन सभी भौगोलिक विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सागर और झीलें। सबसे पहले है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को मैप पर देख लेते हैं। यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर 5 देशों के बीच में स्थित है। इसकी बाउंड्री 5 देशों के साथ लगती है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। हालांकि इसके नाम के पीछे सागर है, लेकिन ये एक झील है। दूसरा सागर है काला सागर। काला सागर कहां है? यह भी यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। यह है काला सागर। इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं। पहले नंबर पे कैस्पियन सागर और दूसरे नंबर पे है काला सागर। काला सागर 6 देशों के साथ बाउंड्री बनाता है, जैसे रूस, इधर एशिया की तरफ है जॉर्जिया, नीचे है तुर्की, उत्तर में है यूक्रेन, यहां है रोमानिया और यह है बुल्गारिया। तो काला सागर यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। तीसरा सागर है अजोव सागर। मैप पर देखिए, काला सागर के उत्तर में यह छोटा सा जो सागरीय हिस्सा दिख रहा है, यह है अजोव सागर। मैं इसको 3 नंबर दे देता हूं। और यह अजोव सागर यूक्रेन और रूस के बीच में स्थित है। चौथा सागर है भूमध्य सागर। यूरोप के दक्षिण की तरफ एक बहुत बड़ा सागर है, भूमध्य सागर। इसको मैं 4 नंबर दे देता हूं। चौथे नंबर पे है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुल 21 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें प्रमुख देश है स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, इजराइल, मिस्र आदि देश। तो यह है भूमध्य सागर, यूरोप के दक्षिण में और अफ्रीका के उत्तर की तरफ। 5वें नंबर पे है लाडोगा झील और 6ठे नंबर पे है ओनेगा झील। ये दोनों झीलें हैं और ये दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। दोनों ही रूस में स्थित है, लाडोगा और ओनेगा। मैप पर देखिए, ये रूस वाला हिस्सा है, ये हिस्सा रूस वाला हिस्सा है। इसमें ये जो बड़ी वाली झील दिख रही है, ये है लाडोगा झील। इसको मैं 5 नंबर दे देता हूं। ये है लाडोगा झील और इसके उत्तर पूर्व की तरफ है ओनेगा झील। ये दोनों ही मीठे पानी की झील है। और ये जो लाडोगा झील है, ये पूरे यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है वेनेन झील, जो स्वीडन में स्थित है। वेनेन झील, ये जो झील दिख रही है स्वीडन के दक्षिण की तरफ, ये है वेनेन झील। इसको मैं 7 नंबर दे देता हूं। नेक्स्ट झील है साइमा झील, जो फिनलैंड में है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। तो ये है साइमा झील। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, लेकिन साइमा झील आपको याद रखना है, फिनलैंड में है। नेक्स्ट 9वें नंबर पे है जेनेवा झील, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर है। जेनेवा झील
देखिए ये है फ्रांस और ये है स्विट्जरलैंड, ये फ्रांस और ये स्विट्जरलैंड, इसके बीच में ये जो झील है ये है जेनेवा झील 9 नंबर पे। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंस झील जो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की बॉर्डर पर है। ये है कॉन्स्टेंस झील, ये 10वें नंबर की झील है कॉन्स्टेंस झील जो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की बॉर्डर पर है। उत्तर में है जर्मनी और दक्षिण में ये दो देश स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। नेक्स्ट, तो यूरोप के कुछ प्रमुख सागर और झीलों को हमने देख लिया है। एक बार दोबारा देखिए, ये है कैस्पियन सागर, ये है काला सागर, ये है अजोव सागर और ये भूमध्य सागर। 4 सागर हो गए, कैस्पियन सागर, काला सागर, अजोव सागर और भूमध्य सागर। कुछ झील है लाडोगा और ओनेगा जो रूस की तरफ है। ये लाडोगा और ये ओनेगा दोनों मीठे पानी की झील है। फिर स्वीडन और फिनलैंड की तरफ 2 झील है, स्वीडन में वेनेन झील और फिनलैंड में साइमा। वेनेन और साइमा, ये है वेनेन और ये है साइमा। साइमा फिनलैंड में है और वेनेन स्वीडन में है। फिर है जेनेवा और कॉन्स्टेंस झील। जेनेवा कहां पर है? ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर जेनेवा झील, और ये कॉन्स्टेंस झील जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की बॉर्डर पर। नेक्स्ट भौगोलिक विशेषता है पठार। तो हम यूरोप में इन 4 पठारी हिस्सों को देखने वाले हैं, मैसिव सेंट्रल, मेसेटा सेंट्रल, बोहेमियन मैसिव और बवेरियन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है मैसिव सेंट्रल जो फ्रांस में है। मैसिव सेंट्रल, ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये है फ्रांस का हिस्सा, इसमें है मैसिव सेंट्रल। 1 नंबर है मैसिव सेंट्रल। दूसरा है मेसेटा सेंट्रल। मेसेटा सेंट्रल ये स्पेन और पुर्तगाल में है। मेसेटा सेंट्रल ये स्पेन और ये पुर्तगाल, इसमें है मेसेटा सेंट्रल। ये मेसेटा सेंट्रल, इसे आइबेरियन पठार भी कहते हैं। आइबेरियन पठार, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं। तीसरे नंबर पे है बोहेमियन मैसिव जो जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य में स्थित है। नेक्स्ट, तो बोहेमियन मैसिव, ये रहा बोहेमियन मैसिव तीसरे नंबर पे। बोहेमियन मैसिव जो जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य इनमें स्थित है। बोहेमियन मैसिव। चौथे नंबर पे है बवेरियन। बवेरियन कहां पर है? जर्मनी में स्थित है। ये रहा बवेरियन, चौथे नंबर पे बवेरियन। तो मैसिव सेंट्रल कहां पर स्थित है? फ्रांस में। दूसरे नंबर पे है मेसेटा सेंट्रल या आइबेरियन पठार जो स्पेन और पुर्तगाल में है। तीसरे नंबर पे है बोहेमियन मैसिव। बोहेमियन मैसिव जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य में स्थित है। यह है बोहेमियन मैसिव। और चौथे नंबर पे है बवेरियन जो जर्मनी में स्थित है। तो इन चारों पठारों को हमने देख लिया है। नेक्स्ट भौगोलिक विशेषता है पर्वत। हमें इन 12 पर्वतों की लोकेशन देखनी है। सबसे पहले है यूराल पर्वत जो रूस और कजाकिस्तान में स्थित है। इसके लिए हमें यूरोप और एशिया की बॉर्डर पर चलना पड़ेगा। यह है यूराल पर्वतमाला जो यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाने का कार्य करती है। यूराल पर्वतमाला ये मेनली रूस और कजाकिस्तान में स्थित है। इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं, यूराल पर्वत। दूसरा है कॉकेसस पर्वतमाला। ये कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है। मेनली रूस, अजरबैजान, अर्मेनिया और जॉर्जिया में स्थित है कॉकेसस पर्वतमाला। देखिए ये है कैस्पियन सागर, ये है काला सागर। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में ये है कॉकेसस पर्वतमाला। इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं, जो मेनली रूस, अजरबैजान, अर्मेनिया और जॉर्जिया देशों में स्थित है। तीसरे नंबर पे है आल्प्स पर्वतमाला जो यूरोप की सबसे प्रमुख पर्वतमालाओं में से एक है। यह फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया में स्थित है। आल्प्स पर्वतमाला, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है आल्प्स पर्वतमाला। मैं इसको 3रा नंबर दे देता हूं, जो मेनली फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली में स्थित है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली में स्थित है। यह है आल्प्स पर्वतमाला। चौथे नंबर पे है ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट फेमस है, ब्लैक फॉरेस्ट, ये है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। ये जो पर्वत है ये है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में स्थित है। इसी प्रकार जर्मनी में एक और पर्वत है हॉर्ज। हॉर्ज, ये ब्लैक फॉरेस्ट से आप थोड़ा ऊपर की तरफ चलोगे, ये है हॉर्ज। हॉर्ज पर्वत, ये भी जर्मनी में है। एक पर्वत है वॉसगेस जो फ्रांस में स्थित है।
जर्मनी से पश्चिम की तरफ आओगे फ्रांस मिलेगा, इसमें है वॉस्गेस, इसको मैं 6 नंबर दे देता हूं, ये है वॉस्गेस। फिर है जूरा, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर है, जूरा यहां पर, ये है जूरा जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर है, जूरा। नेक्स्ट है एपीनाइन, एपीनाइन इटली में स्थित है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये इटली देश है, इटली में है एपीनाइन, इसको मैं नंबर दे देता हूं 8 नंबर, एपीनाइन। एक है पिंडस जो ग्रीस में स्थित है, पिंडस, ग्रीस कहां पर है, ये भूमध्य सागर की तरफ है ग्रीस, इसमें है पिंडस, इसको मैं 9 नंबर देता हूं, तो 9 नंबर पे है पिंडस। फिर 10वें नंबर पे है पायरेनीज जो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, पायरेनीज, ये फ्रांस और ये स्पेन, ये फ्रांस ऊपर और नीचे की तरफ स्पेन, इसकी बॉर्डर पे है पायरेनीज, इसको मैं 10 नंबर दे देता हूं, पायरेनीज। नेक्स्ट है पेनाइंस, पेनाइंस इंग्लैंड में है, इंग्लैंड कहां पर है, ये देखिए ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हो गया, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हो गया, इसमें ये जो पर्वतमाला दिख रही है मेनली इंग्लैंड में, ये है पेनाइंस, इसको मैं 11 नंबर देता हूं, ये है पेनाइंस। नेक्स्ट है कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन स्पेन में स्थित है, ये जो स्पेन के उत्तर की तरफ दिख रही है आपको पर्वतमाला, ये है कैंटाब्रियन, इसको मैं 12 नंबर दे देता हूं, तो 12वें नंबर पे है कैंटाब्रियन। तो इन 12 पर्वतमाला की लोकेशन हमने देख ली है। सबसे पहले यूराल पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला आपके यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है। फिर नीचे की तरफ है कॉकेसस पर्वतमाला जो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है। तीसरे नंबर पे है आल्प्स पर्वतमाला जो मेनली आपके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। चौथे नंबर पे है ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, ये है ब्लैक फॉरेस्ट। जर्मनी में एक और है हॉर्ज पर्वत। फिर है वॉस्गेस, वॉस्गेस आपका फ्रांस में स्थित है, ये जो है वॉस्गेस। फिर है जूरा जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर है, जूरा। जूरा के बाद है एपीनाइन जो इटली में स्थित है, ये है एपीनाइन, इटली में स्थित है। फिर है पिंडस जो ग्रीस में स्थित है, ये पिंडस है, ये ग्रीस में स्थित है। फिर है फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर पायरेनीज, फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर पायरेनीज, ये फ्रांस और ये स्पेन की बॉर्डर पे पायरेनीज। ऐसा ही एक नाम है पेनाइंस जो इंग्लैंड में स्थित है, ये है पेनाइंस जो इंग्लैंड में स्थित है। और एक स्पेन के उत्तर में स्थित है कैंटाब्रियन, ये है कैंटाब्रियन पर्वतमाला। तो हमने यूरोप की कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतमालाओं को भी, पर्वतों को भी देख लिया है। नेक्स्ट है यूरोप की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां। हमें 10 नदियों को देखना है, एक एक करके देखते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नदियां कहां से निकलती है, मतलब इनका उद्गम कहां से होता है, ये कहां से पैदा होती है, मतलब इनका उद्गम कहां से है, और ये कौन से सागर या झील में गिरती है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है यूराल नदी। यूराल नदी आप जानते ही होंगे, यूराल पर्वत से निकलती है, यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यूराल पर्वत कहां है, यूरोप और एशिया की बॉर्डर पर। इसके दक्षिणी हिस्से से ये जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है, ये है यूराल नदी, और ये कौन से सागर में गिर जाती है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यहां है कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर। तो ये है यूराल नदी, मैं इसको 1 नंबर दे देता हूं, ये 1 नंबर है यूराल नदी। यूराल पर्वत से पैदा होकर ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है। दूसरी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और ये रूस में ही बहती है। ये पैदा होती है रूस की वल्दाई की पहाड़ियों से और ये भी गिर जाती है कैस्पियन सागर में। मैप पर देखिए, ये जो नदी दिख रही है ये है वोल्गा नदी, ये दूसरे नंबर की नदी है वोल्गा नदी जो वल्दाई की पहाड़ियों से पैदा होकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी और ये पूरी की पूरी रूस में ही बहती है। तीसरे नंबर की नदी है डैन्यूब नदी। ये 10 देशों से होकर बहती है, सबसे ज्यादा देशों से बहने वाली नदी है डैन्यूब नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से पैदा होती है और ये काला सागर में गिर जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक सी, कौन सी नदी, डैन्यूब नदी। ये है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, इससे जो नदी पैदा हो रही है ये है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी कहां गिरती है, काला सागर में, ब्लैक सी में। तो इसको मैं 3 नंबर दे देता हूं, ये है डैन्यूब नदी।
चौथे नंबर पे है राइन नदी, यूरोप की बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। ये आल्प्स पर्वतमाला से पैदा होती है और ये उत्तर की तरफ बहते हुए नॉर्थ सी, उत्तरी सागर में गिर जाती है। ये जो नदी आपको दिख रही है, ये वाली नदी जो आल्प्स पर्वतमाला से पैदा हो रही है और उत्तर की तरफ जाकर ये यहां नॉर्थ सी, ये उत्तरी सागर है, इसमें जाके गिर जाती है। कौन सी नदी है ये? राइन नदी। राइन जैसा ही नाम है रोन नदी। रोन नदी भी आल्प्स पर्वतमाला से पैदा होती है, लेकिन ये दक्षिण की तरफ बहकर भूमध्य सागर के हिस्से लॉयंस की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? रोन नदी। तो ये आल्प्स पर्वतमाला से ये नदी जो पैदा हो रही है, जो दक्षिण की तरफ आ रही है, ये है रोन नदी। इसको मैं 5 नंबर दे देता हूं। और ये कौन से हिस्से में गिर जाती है? भूमध्य सागर के लायंस की खाड़ी। ये लायंस की खाड़ी है। कौन सी नदी? रोन नदी। एक नदी है पो नदी। ये भी आल्प्स पर्वतमाला से पैदा होती है और ये इटली में बहते हुए फिर भूमध्य सागर के एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। ये है पो नदी। ये है पो नदी। ये आपको छोटी सी हिस्सा दिख रहा है, ये है पो नदी। ये भी आल्प्स पर्वतमाला से पैदा होती है, इटली में बहती है और यहां ये जो हिस्सा है, पानी वाला हिस्सा, एड्रियाटिक सागर, इसमें जाके गिर जाती है। ये 6 नंबर है। तो राइन, रोन और पो, राइन, रोन और पो, ये तीनों ही आल्प्स पर्वतमाला से पैदा होती है, लेकिन ये अलग अलग दिशाओं में बहती है। राइन उत्तर की तरफ, रोन दक्षिण पश्चिम की तरफ और पो दक्षिण पूर्व की तरफ। नेक्स्ट 7वें नंबर पे है सीन और 8वें नंबर पे है लोआर। ये सीन और लोआर नदी दोनों ही फ्रांस में स्थित मैसिव सेंट्रल से पैदा होती है, लेकिन दोनों अलग अलग सागर में गिरती है, सीन और लोआर नदी। देखिए ये जो नदी आपको दिख रही है, ये सीन नदी है। ये सीन नदी है। ये भी फ्रांस के मैसिव सेंट्रल से पैदा हो रही है। और ये जो नदी है 8वें नंबर की लोआर नदी, ये भी मैसिव सेंट्रल से पैदा हो रही है। लेकिन सीन नदी उत्तर में जाते हुए यहां है इंग्लिश चैनल। ये जो हिस्सा है, ये है इंग्लिश चैनल, इसमें जाके गिर जाती है। और ये जो लोअर नदी है, लोअर की तरफ लोअर नदी है, ये यहां बिस्के की खाड़ी है, अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है, बिस्के की खाड़ी, इसमें जाके गिर जाती है। ये जो सीन नदी है जो उत्तर की तरफ जा रही है, इसी के किनारे पर पेरिस शहर स्थित है। तो सीन और लोअर नदी हो गई। फिर है थेम्स नदी। थेम्स तो बहुत फेमस है, ये इंग्लैंड में बहती है। इंग्लैंड का लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे पर ही है और ये कोट्सवोल्ड्स की पहाड़ियों से पैदा होकर उत्तरी सागर में गिरती है। कोट्सवोल्ड्स की पहाड़ियों से पैदा होकर ये उत्तरी सागर की तरफ गिर जाती है। ये है थेम्स नदी। ये आपको दिख रही है, ये थेम्स नदी है। कोट्सवोल्ड्स की पहाड़ियों से पैदा होकर ये उत्तरी सागर में गिर जाती है। लास्ट नदी है 10वीं नदी, टाइबर नदी। ये तो बड़ी फेमस नदी है, ये इटली में है। एपीनाइन की पहाड़ियों से पैदा होकर ये भूमध्य सागर में गिर जाती है, टाइबर नदी। ये है एपीनाइन की पहाड़ियां, इससे एक नदी पैदा हो रही है टाइबर नदी, जो कि मेनली इटली में ही बहती है और फिर ये भूमध्य सागर के इस हिस्से में जाके गिर जाती है। इटली का फेमस शहर रोम इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसको मैं दे देता हूं 10 नंबर। तो इन 10 इंपॉर्टेंट नदियों को हमने देख लिया है। सबसे पहले है यूराल नदी, दूसरे नंबर पे है ये वोल्गा नदी, तीसरे नंबर पे है डैन्यूब नदी, चौथे नंबर पे है राइन नदी, 5वें नंबर पे है ये रोन नदी, 6ठे नंबर पे है ये पो नदी, 7वें नंबर पे है सीन नदी, 8वें नंबर पे है लोअर नदी, 9 नंबर पे है थेम्स नदी और 10वें नंबर पे है टाइबर नदी। ये यूरोप की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हमने देख ली है, कहां से पैदा होती है और कौन से सागर, झील, महासागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट है मैदान। एक समशीतोष्ण मैदानी हिस्सा है स्टेपीज, जो यूरोप के हंगरी वाले क्षेत्र से लेकर एशिया के चीन के मंचूरिया मैदान तक फैला हुआ है। तो ये डैन्यूब नदी क्षेत्र जो हंगरी वाला क्षेत्र है, वहां से लेकर चीन के मंचूरिया मैदान तक है। इसका एक रफ एरिया देख लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है स्टेपीज के मैदान, जो यूरोप और एशिया यानी कि यूरेशिया वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है। क्या नाम है इसका? स्टेपीज के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान है। ये यहां डैन्यूब नदी का जो बहाव क्षेत्र है, डैन्यूब नदी का जो क्षेत्र है, उससे लेकर चीन के मंचूरिया के मैदान तक है। नेक्स्ट है मरुस्थल। मैंने आपको बताया कि यूरोप में कोई बड़ा पारंपरिक रेगिस्तान नहीं है, कुछ शुष्क क्षेत्र है। जैसे यानी स्पेन में ही 2 शुष्क क्षेत्र है, टेबरनास और बार्डेनास रिलेस।
टेबरनास और बार्डेनास रिलेस, ये है स्पेन वाला क्षेत्र, इसमें टेबरनास और बार्डेनास दो शुष्क क्षेत्र है। इसी प्रकार यूक्रेन में एक शुष्क क्षेत्र है ओलेस्की रेत। ओलेस्की रेत यूक्रेन कहां पर है? ये रूस की बॉर्डर पर है यूक्रेन, तो यूक्रेन में है ओलेस्की रेत। ये कोई बड़े पारंपरिक रेगिस्तान नहीं है, ये मेनली शुष्क क्षेत्र है, इसमें रेत तो है लेकिन ये बड़े रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो हमने यूरोप की कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स यानी कि भौगोलिक विशेषताओं को देख लिया है, मैप के माध्यम से देखा है ताकि समझने में और याद करने में आसानी रह सके और लंबे समय तक याद हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।